मेरे ऑफिस जाने से पहले पहले मेरे सारे जूते पॉलिश हो जाने चाहिए, मेरे सूट्स रेडी रहने चाहिए और मेरी कार वॉश हो जानी चाहिए। मैंने कहा था तुमसे वीर। यस विक्रम अंकल, वो कामनी आंटी ने मुझे पहले फ्लोर क्लीन करने को कहा था। शट अप वीर। क्या तुम्हें रोज ये याद दिलाना पड़ेगा कि कल तक जो बिजनेस एम्पायर तुम्हारे बाप अधिराज राहेजा का था वो अब इस विक्रम राठौड़ का है। विक्रम राठौड़ जो कभी इस घर का नौकर था, उसकी गुस्से से भरी ये आवाज जब इस आलीशान विला में गूंजी तो घर के सारे नौकर चाकर सहम कर रह गए। गुस्से से तमतमाता हुआ विक्रम राठौड़ राहेजा इंडस्ट्री के इकलौते वारिस 22 साल के वीर राहेजा की ओर तेज तेज कदमों से बढ़ता चला जा रहा था, जो विला के मार्बल फ्लोर को क्लीन करने में लगा हुआ था। मगर इस आवाज ने उसके हाथ एकदम से रोक दिए थे। क्या तुम भूल गए कि इस घर का मालिक अब मैं हूं और तुम्हारी हैसियत इन मामूली नौकरों से ज्यादा कुछ नहीं है? वीर ने अपना सर झुकाते हुए धीमे से कहा, यस विक्रम अंकल, आई नो इट वेरी वेल। मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही विक्रम अब उसके और करीब आते हुए बोला, लिसन यू बास्टर्ड, तू जानता है ना कि मुझे एक्सक्यूजेस पसंद नहीं है, और तू ये भी जानता है ना कि तेरी इस गलती का अंजाम क्या होगा? क्या तू भूल गया उस कॉन्ट्रैक्ट को जो तूने खुद साइन किया था? विक्रम की इस धमकी को सुनकर वीर इसी वक्त विक्रम को तबाह करना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसके डैड अधिराज राहेजा का चेहरा घूम गया, जो एक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। वीर ने घबराते हुए कहा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अंकल, मैं अभी सब कुछ कर देता हूं। इसी के साथ वीर फौरन आगे बढ़ा और विक्रम के जूतों को पॉलिश करने लगा। विक्रम के होठों पर अब एक ऐसी मुस्कान उभर आई जो वीर का मखौल उड़ा रही थी, जबकि विला के तकरीबन सभी नौकर खामोशी से ये देख रहे थे। सभी के मन में वीर के लिए सिंपैथी थी। ये सब देख अधेड़ उम्र की एक मेड मार्था मनी मन बहुत इमोशनल हो रही थी। वो धीमे से बड़बड़ाई, देखते ही देखते ये क्या हो गया लॉर्ड? ये कमीना विक्रम जो कल तक अधिराज साहब का नौकर हुआ करता था, वो आज उनकी हर चीज का मालिक बन बैठा, उनकी दौलत का भी और उनके इकलौते बेटे का भी। वीर को आज भी वो दिन याद था जब वो अपने मॉम डैड को सरप्राइज देना चाहता था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया और कई सालों बाद लंदन से इंडिया लौटा, जहां वो काफी सालों से पढ़ाई कर रहा था। साउथ दिल्ली के पॉश एरिया में बने अपने आलीशान घर राहेजा विला में कदम रखते ही उसका सामना अपनी मॉम नंदिता से हुआ। लेकिन नंदिता के चेहरे पर इतने सालों बाद भी वीर को देखकर खुशी का नामो निशान तक नहीं था, बल्कि वीर को देखकर वो एकदम से घबरा गई थी। नंदिता ने घबराते हुए पूछा, वीर तुम क्यों आए हो यहाँ? मैंने कहा था तुम वापस मत आना। लिसन वीर, तुम वापस लंदन चले जाओ। इसी वक्त वीर को एक झटका लगा। उसे समझ नहीं आया कि मॉम ऐसा क्यों कह रही थी। पिछले कुछ महीनों से वो फोन पर यही कहती थी, मगर इसका रीजन नहीं बताती थी। उसने अब बहुत रेस्टलेस होते हुए कहा, व्हाट हैपेंड मॉम? तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? सब कुछ इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है? और डैड कहाँ है? तभी वीर के डैड की कार विला के पोर्च में आकर रुकी। राहेजा इंडस्ट्री पूरी दिल्ली में एक जाना माना नाम था, जिसका ओनर था अधिराज राहेजा। वीर खुश होते हुए कार की तरफ बढ़ा और बोला, डैड। मगर उस कार में से जो शख्स बाहर निकला था वो विक्रम राठौड़ था, जो राहेजा इंडस्ट्री में एक मामूली सी जॉब करता था। इस वक्त उसके जिस्म पर एक प्रीमियम बिजनेस सूट था, पैरों में ब्रांडेड इटालियन शूज और आंखों पर डार्क शेड पहने हुए विक्रम बड़ी शान से चलता हुआ विला में एंटर हुआ तो वीर उसे बस देखता ही रह गया। उसने बहुत ही हैरानी से नंदिता से पूछा, मॉम ये तो विक्रम अंकल है, लेकिन ये डैड की कार से इस तरह? उसका सवाल पूरा होने से पहले विक्रम उसके सामने आ खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए कहने लगा, हेलो वीर, बता नहीं तुम आने वाले थे? मुझे लंदन से एक सूट मंगवाना था और एक प्रीमियम वॉच भी, जिसकी कीमत कुछ 15 लाख होगी। खैर, अच्छा हुआ जो तुम खुद ही वापस लौट आए, क्योंकि तुम्हारी लंदन की महंगी पढ़ाई का खर्चा अब बंद करवा दिया गया है। नंदिता ने तुम्हें सब बता ही दिया होगा, तुम्हारे वर्ल्ड्स बेस्ट डैड अधिराज के बारे में और उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। यह सुनते ही वीर गुस्से से भर उठा। जो विक्रम उसके मॉम डैड के सामने हमेशा अपना सर झुकाए रहता था, जो उन्हें हमेशा सर मैडम कहकर एड्रेस करता था, वो आज उनका नाम ले रहा है।
उसके डैड की कार यूज कर रहा है। इस घर में इस तरह घुसा चला आ रहा है जैसे वो इसका मालिक हो। वीर ने नंदिता से पूछा, मॉम प्लीज टेल मी, ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? डैड को क्या हुआ है? कहाँ है वो? और किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है विक्रम? नंदिता ने किसी तरह कहा, वही कॉन्ट्रैक्ट जो तुम्हारे डैड ने तुमसे साइन करवाया था वीर। लेकिन वीर को जरा भी याद नहीं आया कि आखिर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसने, कब और क्यों। लेकिन जब नंदिता ने वीर को उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दिखाई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना कर्ज चुकाने में 7 जन्म निकल जाएंगे। तभी नंदिता ने उसे समझाते हुए कहा, देखो वीर, तुम्हारे डैड सिटी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में है और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें अब वही करना होगा जो विक्रम चाहेगा। इतने सालों तक तुम्हारे डैड के सबसे करीब रहकर विक्रम ने कुछ मजबूरियों का ऐसा फायदा उठाया कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। उसने उस कॉन्ट्रैक्ट का भी इस्तेमाल कर लिया। आखिर तुम्हारे डैड ने तुमसे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करवाया, ये बात उनके होश में आने के बाद ही पता चल पाएगी वीर। तब तक चुपचाप वो जैसा कहता है वैसा करते रहो। इसके आगे वीर ने कुछ नहीं सुना। वो फौरन वहां से सीधा सिटी हॉस्पिटल पहुंचा। वो अभी तक सारी बातें प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद वो जबरदस्ती आईसीयू वार्ड में घुसने की कोशिश करने लगा। मुझे अंदर जाने दो, वो मेरे डैड है, मैं उनका बेटा वीर, मुझे जानना है क्या हुआ है मेरे डैड को। एक डॉक्टर ने सख्ती से कहा, देखिए वो कोमा में है, उनसे कोई नहीं मिल सकता, अब जाओ यहां से। गार्ड्स, बाहर निकालो इस लड़के को। उसके बाद वीर अपने डैड से फिर कभी नहीं मिल सका। इस बात को 3 महीने बीत चुके थे। आज विक्रम के जूतों पर पॉलिश करते हुए वीर को फिर से यही सब याद आने लगा था। तभी एक औरत की बहुत ही सख्त आवाज उसे सुनाई दी, सुनो वीर, अपना सारा काम खत्म करने के बाद हमारा वॉशरूम क्लीन करना मत भूलना, और तब तक क्लीन करना जब तक उस कमोड में तुम्हारी शक्ल ना दिखने लग जाए। यह आवाज विक्रम की पत्नी कामिनी की थी, जो भी अभी सोकर उठी थी। वीर ने अपनी नजरें उठाए बिना धीमे से कहा, यस आंटी, नहीं भूलूंगा। तभी वीर की पॉकेट में रखे उसके फोन की मैसेज टोन बजी। वीर ने देखा कि मैसेज देश के डिफेंस मिनिस्ट्री से था, मगर वीर ने ऐसा शो किया जैसे उसने मैसेज टोन सुनी ही ना हो, क्योंकि विक्रम और कामिनी की मौजूदगी में वो अपना फोन चेक करने तक की भी हिम्मत नहीं जुटा सकता था। कामिनी ने अब थोड़े रूखेपन से कहा, अब यहां खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा? वीर अब कामिनी का वॉशरूम क्लीन करने चल दिया। कामिनी, जो अधिराज रहेजा की बहन थी, उसने एक ऐसे इंसान से शादी कर ली जिसने रहेजा खानदान को जमीन पर ला दिया। वीर विला के पिछले हिस्से में एक सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। फर्श पर बिछा एक बिस्तर और मामूली से फर्नीचर के अलावा और कुछ भी ऐसा खास नहीं था यहाँ, सिवाय एक ऐसी तस्वीर के जो वीर के बिस्तर के ठीक सामने लगी हुई थी। ये तस्वीर थी एक बेहद खूबसूरत लड़की की। दिन भर की थकान और बेइज्जती के बाद ये तस्वीर ही तो थी जो वीर को बहुत सुकून देती थी। रोज की तरह आज भी वीर इस तस्वीर को ना जाने कितनी देर तक बस यूं ही देखता रहा और समीरा की यादों में खो गया। वीर और समीरा की मुलाकात एक आईटी फर्म में हुई थी, जहां वो दोनों इंटर्न थे। आज दोनों का फिल्म देखने का प्लान था, लेकिन कौन सी फिल्म देखे, इस बात पर दोनों का झगड़ा चल रहा था। वीर ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, कुछ भी हो जाए, आज हम कोई रोमांटिक फिल्म ही देखेंगे समीरा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों से तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? समीरा ने इरिटेट होते हुए कहा, प्रॉब्लम एक हो तो बताऊं। तुम्हारी इन सो कॉल्ड रोमांटिक कॉमेडीज में रियलिटी होती कहां है? बताओ मुझे, कौन सा बिलियनर अपना बिजनेस छोड़कर एक लड़की को इंप्रेस करने के लिए उसके पीछे भागेगा? इमेजिन करो, बम्बानी बहका रे बहका गाने पे डांस करते हुए कितना फुद्दू लगेगा। वीर ने उसे समझाते हुए कहा, हाँ लेकिन फीलिंग्स, प्यार, ये भी तो कोई चीज होती है ना। तुम नहीं समझोगी समीरा। प्यार वो है ना वीर कि तुमने लाखों बार अपना नाम सुना हो, लेकिन उस खास इंसान के मुंह से सुनकर हमेशा नया लगे। प्यार पानी पूरी के बाद खाने वाली सूखा पूरी है। प्यार कड़कते धूप में मिलने वाली ठंडी छांव है। वीर के मुंह से ये बातें सुनकर समीरा की स्माइल इतनी बड़ी हो गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, ओह माय गॉड वीर, तुम कितने ज्यादा रोमांटिक हो यार, लव यू वीर। ये कहकर वो वीर के गालों पर लगातार किस करने लगी और कहने लगी, रोमांटिक वीर, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्से में देख पाऊंगी। बताओ ना वीर, क्या तुम मेरे लिए किसी से लड़ सकते हो? देखो, मैं तो लड़ाकू लड़की हूं, तुम्हें पता ही है। मैं तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ सकती हूं, तुमसे भी, अगर तुमने मुझसे कभी दूर जाने का सोचा तो। समझे बच्चों? अगर ऐसा कोई सपना भी देखा ना,
उस सपने में घुस के मैं तुम्हें पीटूंगी, मिस्टर रोमांटिक वीर। ये कहते हुए समीरा ने जोर से वीर पर तकिया फेंक कर मारा, जिससे बचने की कोशिश में वीर को झटका लगा और वो समीरा की यादों से बाहर आया। तभी वीर की नजर उन ढेर सारी न्यूज़पेपर्स कटिंग पर गई जो समीरा की फोटो के चारों ओर दीवार पर चिपकाई गई थी। समीरा की तस्वीरों और इन न्यूज़पेपर्स क्लिप से पूरी दीवार भरी हुई थी। उन्हें देखकर वीर अब एकदम से अग्रेसिव होते हुए बोला, मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा समीरा, जिसने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया। तभी उसके फोन की रिंग बजी। वीर ने देखा कि यह डिफेंस मिनिस्ट्री से आर के सन्याल की कॉल थी। कॉल रिसीव करते हुए वीर ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, हेलो सन्याल सर। दूसरी ओर से आर के सन्याल की आवाज सुनाई दी, वीर, मैंने तुम्हें एक मैसेज किया था बट तुमने रिप्लाई नहीं किया। एक्चुअली हमें कुछ कोडेड मेल्स रिसीव हुए हैं जो किसी डार्क डेथ नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने सेंड किए हैं। उन्हें डिकोड करने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। डार्क डेथ का नाम सुनकर वीर एकदम से शॉक्ड रह गया। वो एक बार फिर से न्यूज़पेपर्स की उन कटिंग्स को गौर से देखने लगा जहां समीरा की तस्वीर के पास डार्क डेथ नाम साफ साफ दिखाई दे रहा था।